शायद ये ईद भी फीकी ही निकल जाएगी। सरकारी नौकरी मिल जाती तो भाई को भी अच्छी परवरिश दे पाता, पर इस महंगाई में कहाँ जाएं कोचिंग करने। ईद मुबारक भैया। मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से आप कोचिंग को लेकर बहुत परेशान हो, तो लीजिए मैं आपके लिए कोचिंग ले आया। कहाँ से लाया इतने सारे पैसे? भैया आपने जो ईदी दी थी ना। मतलब तूने ईदी के सारे पैसे मेरी कोचिंग में उड़ा दिए? नहीं भैया, सारे पैसे नहीं उड़ाए हैं, टेक्स्ट बुक ने हमको ईदी दी है। मतलब ईद के मौके पे सुपर कोचिंग दे रहा है सभी कोर्सेज पे डिस्काउंट, यानी टेक्स्ट बुक की तरफ से सभी एस्पिरेंट्स को ईदी। जी हाँ, इस ईद के मुबारक मौके पर टेक्स्ट बुक लेकर आया है टेक्स्ट बुक की ईदी, जहां पर सभी सुपर कोचिंग पर मिलेगा अप टू 90% ऑफ एंड 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और ऑफर का लाभ उठाइए। शायद ये ईद भी फीकी ही निकल। Okay, so hello students, welcome to Textbook Super Coaching and very good morning to all of you and happy Eid Mubarak। तो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और ईद मुबारक के स्पेशल ऑफर में आपको तो पता ही है कि इस स्पेशल ओकेजन में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है टेक्स्ट बुक, दैट इज बेसिकली द कोर्स फॉर द बूस्टर कोर्स। जो भी बच्चे CSIR NET 2024 के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं उनके लिए एक रिवीजन कोर्स लेके आया हुआ है एंड दैट रिवीजन कोर्स में हम लोग यूजुअली जो PYQs है उसको सॉल्व करेंगे एंड वी विल also solve a lots of mostly the formulas of all the 9 subjects and the PYQs of CSR, GATE, NET, JST, IFR, and of course we know that mock test is very important if you are applying for some sort of an entrance examination, so mock test will also be available for you। सिर्फ यही नहीं, all बैचेस के जो डिटेल थ्योरी लेक्चर्स हैं वो आपके लिए रिकॉर्डेड के फॉर्म में अवेलेबल होंगे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑफर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड दैट इज आल्सो एट अ वेरी स्मॉल कॉस्ट। सो जो भी बच्चे सोच रहे हैं CSIR NET 2024 में अपेयर करेंगे वो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 10th of April, तो आप देर ना करें और जल्द से जल्द शुरू कर दें, लाइक स्टार्ट एनरोल योरसेल्फ। Now, basically, हम लोग in the last class we were talking about the diatomic vibration in a 1D crystal solid. So उसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर थोड़ा बहुत हम लोग लास्ट क्लास के PDF को देखें तो it goes like this। हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया था 1D diatomic lattice vibration। So as we can see, there are two types of atom. One is quite bigger, the larger one, and one is the smaller one. Larger one has a mass of capital or you can say the larger one has a mass of m2 and the smaller one has a mass of m1। then their equations of motion, then these things, after that we got these two equations जिनको हम लोगों ने फिर solve करके we got this value of omega plus, omega minus। omega plus is of course for the optical branch, omega minus is for the acoustic branch। हम लोगों ने देखा acoustic branch के लिए k tending to 0 लिमिट में ओमेगा माइनस का वैल्यू क्या आता है, k tending to पाई बाई ए पे ओमेगा माइनस का वैल्यू क्या आता है हम लोगों ने देखा प्लस माइनस पाई बाई ए पे, जो कि फर्स्ट बिल्डर जोन का बाउंड्री है। और हम लोगों ने देखा ऑप्टिकल ब्रांच में k टेंडिंग टू 0 पे ओमेगा प्लस का वैल्यू क्या आता है एंड k टेंडिंग टू प्लस माइनस पाई बाई ए जो कि फर्स्ट बिल्डर जोन का बाउंड्री है, वहां पे ओमेगा प्लस का वैल्यू क्या आता है, ये हम लोगों ने देखा। सो उसके बाद हम लोगों ने टैबुलर फॉर्म में इसको नोटिफाइड किया, इसको मैंने ड्रॉ करके दिखाया। फाइन, सो हियर इज मोर और लेस द सिचुएशन यू कैन सी, राइट। So the value over here is basically, this is the optical branch, this is the optical branch maximum value, optical branch minimum value, acoustic branch minimum value, acoustic branch maximum value। basically ये जो maximum value है ना यहाँ पे, ये value है तुम्हारा root over of 2 beta, just hang on, 1 by m1 plus 1 by m2, ये value है तुम्हारा root over of 2 beta 1 by m1 plus 1 by m2, 1 by m2, ये वैल्यू यहाँ पे आ गया। मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच इज रूट ओवर ऑफ 2 beta by m1, maximum value of acoustic branch is root over of 2 beta by m2,
and of course minimum value is 0, or the value which is close to 0 is basically this value. This value is actually close to 0. Fine, so we can just write it down. आज हम लोग देखेंगे about the amplitudes and the waves. How come the amplitudes and waves matter, plays a great role. अच्छा, कोई मुझे बता सकते हैं कि forbidden gap जो है, forbidden gap का width क्या होगा? Can we talk about that a little bit? जो forbidden gap है, जो frequency का जो forbidden gap है, उस forbidden gap का width क्या होगा? What is the width of the forbidden gap? See, forbidden gap जो है, that is actually given by delta omega is given by, ये तो है तुम्हारा forbidden gap, यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये जो गैप है, that is your forbidden gap. तो forbidden gap में तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे frequency है 2 beta by m1, lower frequency 2 beta by m2. तो this frequency minus this frequency is this length, so I can say root over of 2 beta by m1 minus root over of 2 beta by m2. If the masses are same, if m1 equals to m2, then delta omega is equal to 0. That implies forbidden gap vanishes. This is one thing. Next thing हम लोग बात कर सकते हैं, that is क्या होगा, what will happen अगर हम लोग कैपिटल M को इंक्रीज करें. What if capital M increases? अगर कैपिटल M इंक्रीज होता है तो क्या हो जाएगा? देखो, अगर इसको हम लोग कहते हैं, if I say this value is actually omega 3, this is actually omega 2, this is omega 1, and this is some omega 0 or something. So I can say, suppose omega 3 is your root over of 2 beta 1 by m1 plus 1 by m2. If I say omega 2 is equals to root over of 2 beta by m1 and omega 1 is equals to root over of 2 beta by m2, तो जैसे ही तुम्हारा कैपिटल M इंक्रीज करेगा, हम लोग बोल सकते हैं कि m2 जब इंक्रीज करेगा, जिसका मास लार्जर है वो जब इंक्रीज करेगा, तब क्या होगा? अगर m2 इंक्रीज करा तो of course this value will be decreased, omega 3 will decrease, right? omega 1 अगर m2 increase करा, omega 1 will decrease, omega 2 में कोई change नहीं आएगा. So I can say if m2 increases then omega 1 will decrease, omega 2 का क्या होगा? सर ये m2 के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो that's why no change. And omega 3 में क्या हो जाएगा सर? डिक्रीज करेगा. Of course ये होगा, मतलब ये नीचे आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये और नीचे जाएगा. तो बेसिकली इसमें चेंज नहीं हो रहा, मतलब फॉरबिडन गैप ब्रॉडन्स, फॉरबिडन गैप ब्रॉड हो जाएगा, फॉरबिडन गैप ब्रॉड हो जाएगा. ऑप्टिकल ब्रांच का जो बीट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये हो जाएगा. just because omega 2 is not changing, omega 2 चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये तो लाइन यहाँ पे ही रहे, लेकिन ओमेगा जस्ट m2 इंक्रीज तो ओमेगा 1 और डिक्रीज हो रहा है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा 1, ये तब कर्व यहाँ से यहाँ से बनेगा, तो डेफिनेटली फॉरबिडन ग्राफ ब्रॉड हो गया. तो आई कैन से therefore forbidden gap broadens. In the similar manner अगर मैं बोल दूं m2 tending to infinity, अगर ये infinity में पहुंच जा रहा है, अगर ये infinity में पहुंच जा रहा है, तो ये 1 by m2 will be 0, तो ये आ जाएगा root over of 2 beta by m1. omega 2 is also root over of 2 beta by m1, तो पता ही है. omega 1 will be actually equals to 0, तो तब omega 1 will be equal to 0. omega 2 will be as it is root over of 2 beta by m1, and omega 3 will be equals to root over of 2 beta by m1. अच्छा, यहाँ पे और एक चीज लिख सकते हैं, ऑप्टिकल
branch narrows down. अगर n2 को बढ़ाते बढ़ाते इंफिनिटी कर दिया तो तुम देख सकते हो कि ओमेगा 3 और ओमेगा 2 का सेम वैल्यू है। ओमेगा 3 और ओमेगा 2 का सेम वैल्यू मतलब ऑप्टिकल ब्रांच अब एक लाइन बन चुका है। ऑप्टिकल ब्रांच क्या हो गया है, अब एक लाइन बन चुका है। ऑप्टिकल ब्रांच नैरो होते 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 एक लाइन बन चुका है। और एक्रोस्टिक ब्रांच में क्या हुआ है, ओमेगा 1 हैज बिकम इक्वल टू 0। ओमेगा 1 0 मतलब ये भी लाइन बन चुका है। ऐसा वाला ऑप्टिकल ब्रांच यहाँ पे ये वाला एक लाइन बन चुका है और ये पूरा का पूरा फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। तब सिनेरियो तुम्हारा कुछ ऐसा बन जाएगा कि यहाँ पे ये है, ये जो है तुम्हारा फर्स्ट बिल्डर जोन का बाउंड्री है। तो फर्स्ट बिल्डर जोन का जो बाउंड्रीज है यहाँ पे, ये तुम्हारा ऑप्टिकल मोड आ जाएगा जो एक लाइन बन चुका है। एक्वास्टिक मोड भी लाइन बन जाएगा बिकॉज ओमेगा 1 इज नाउ 0। तो पहले जो ओमेगा 1 यहाँ पे था इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 0, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ऑप्टिकल ब्रांच का ये वाला जो ऊपर वाला लाइन देख रहे हो, ये वाला लाइन यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे। तो ये एक लाइन इज योर ऑप्टिकल ब्रांच, दिस वन लाइन इज योर एक्वास्टिक ब्रांच, बीच का भी ये पूरा का पूरा फॉरबिडन एनर्जी का फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी का। So that's your optical branch. This is your acoustic branch. This is the forbidden gap. This is omega plus. This is omega minus, and this thing is actually your forbidden gap. इस तरफ हम लोगों ने ओमेगा को प्लॉट किया है, इस तरफ के को प्लॉट किया है। So this is your forbidden gap. ये जो पूरा जगह है, can use the highlighter. ये जो पूरा जगह है यहाँ पे बीच का, ये पूरा का पूरा जगह तुम्हारा फॉरबिडन गैप। ये पूरा का पूरा जगह तुम्हारा क्या है बेटा, फॉरबिडन गैप है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज योर फॉरबिडन गैप। दिस इज योर फॉरबिडन गैप। तो ये ऑप्टिकल मोड, ये एक्वास्टिक मोड, बीच में फॉरबिडन गैप, ऐसा होगा। अच्छा, क्या होगा अगर हम लोग ऐसा करें तो? नंबर 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर 3 में हम लोग कर रहे हैं कि m1 जो है उसको डिक्रीज कर। If m1 decreases, what will happen? If m1 decreases, what will happen? अगर देखो m1 अगर डिक्रीज करेगा, m1 अगर डिक्रीज करेगा तो ओमेगा 3 बढ़ेगा, ओमेगा 2 बढ़ेगा, ओमेगा 1 में कोई चेंज नहीं। तो ओमेगा 1 नो चेंज, क्योंकि डिपेंड ही नहीं करता, नो चेंज। ओमेगा 3 actually omega 2 will increase, omega 3 will increase। मतलब क्या हो रहा है सर, एक्चुअली ओमेगा 1 में कोई चेंज नहीं, मतलब ऑप्टिकल इसमें कोई चेंज नहीं। तो एक्वास्टिक मोड जहां पे है वहां पे ही रहेगा, ये दिखने में ऐसे है। ओमेगा 2 जो है, जस्ट बिकॉज m1 इज डिक्रीजिंग, दिस वन इज इंक्रीजिंग, मतलब ओमेगा 2 मतलब ये वाला जो वैल्यू है ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है, मतलब धीरे 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 ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है ऐसा। और ओमेगा 3 जो है वो क्या हो रहा है, m1 इज डिक्रीजिंग, सो दिस वाला इज आल्सो इंक्रीजिंग, ये भी ऊपर। तो ऑप्टिकल जो मोड है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देयर इज नो चेंज इन acoustic branch, optical branch is actually shifting upwards। नाउ इसी चीज को अगर हम लोग लिखें, यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको एक लाइन से अटैच करा देते हैं। ये वाला जो गैप है ना, ये ऑप्टिकल फोनॉन गैप नहीं है। इन लोगों ने ऑप्टिकल फोनॉन यहाँ पे लिख दिया है फिगर में, बट ऑप्टिकल फोनॉन इज दिस गैप इज एक्चुअली द फॉरबिडन गैप। ये फॉरबिडन गैप है, ठीक है। तो जैसे ही ये चीज हो रहा है तो डेफिनेटली ओमेगा 1 में कोई चेंज नहीं, तो देयर इज नो चेंज इन acoustic,
branch, but optical branch shifts upwards. Therefore, forbidden gap BROADENS broadens. दूसरी बात अगर मैं कहूं कि अगर मैंने M1 को 0 कर दिया है तो ओमेगा 1 में कोई चेंज नहीं, नो चेंज, द acoustic branch अभी भी वैसा ही है. Omega 2 is actually tending to infinity, omega 3 is tending to infinity. That means optical branch disappears. वो ऊपर जाते थे, इतना ऊपर चला गया कि वो डिसअपियर हो गया. ठीक है, चलो अब दो इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग करेंगे. देख यहां पे हम लोगों ने जब डेरिवेशन किया था तो हमारे पास दो इक्वेशंस आए थे, है ना, ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन. अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम लोग एम्पलीट्यूड्स के बारे में पता करेंगे कि k इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड कैसा होगा, k इक्वल टू प्लस माइनस a पे मतलब फर्स्ट बिल्डो जोन पे एम्पलीट्यूड कैसा होगा. तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं एंड यूज करके हम लोग एम्पलीट्यूड के बारे में निकाल सकते हैं एट k इक्वल टू 0 पे एंड k इक्वल्स टू प्लस माइनस a पे. तो इन दोनों इक्वेशन को लिखूं, पहले मैं इन दोनों इक्वेशन को लिखूंगा 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर. गुड, हैंग ऑन, वी जस्ट गो देयर and write it down for you. So we have equations. We have equations 2 beta minus 2 beta minus m1 omega square into a minus 2 beta cos ka by 2 k into a divided by 2 into capital B is equal to 0. I can say this. Then minus 2 beta cos k into a divided by 2 into a plus 2 beta minus m2 omega square into capital B is equal to 0. I have these two equations. So सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि what will happen to our optical branch if this goes on. सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल ब्रांच में क्या. तो शुरू करते हैं ऑप्टिकल ब्रांच. पहले देखते हैं ऑप्टिकल ब्रांच में क्या हो. ऑप्टिकल ब्रांच केस 1 क्या है. केस 1 में हम लोग ले रहे हैं कि k इज टेंडिंग टू 0. जब k टेंडिंग टू 0 होगा तो cos ka by 2 को क्या लिख सकते हो बेटा, 1 लिख सकते हैं. जब k टेंडिंग टू 0 होगा तब cos ka by 2 को हम लोग 1 लिख सकते हैं, नो इश्यूज. राइट, जब k टेंडिंग टू 0 तो cos k by 2 को तुम लोग लिख सकते हो 1. तो यहाँ पे इसको 1 लिखो, यहाँ पे इसको 1 लिखो, तो तुम्हारी इक्वेशंस बन जाएंगे. Now these two equations will become 2 beta minus m1 omega square into a minus 2 beta cos k को 1 लिखा है तो 2 beta into b. 2 beta into b is equal to 0. Over here I can say 2 beta into b equal to 0. Over here I can say a क्या है भाई, a है एम्पलीट्यूड.
of m1, b क्या है, amplitude of m2, right? So this thing is equals to 0, and I can say that 2 beta minus m2 omega square into b, 2 beta minus m2 omega square into b, and I'm taking cos k equal to 0, so that is minus 2 beta into a, minus 2 beta into a is equal to 0. अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर सजा के लिखे तो यहां से क्या लिख सकते हैं, I can write from here I can write that omega square beta into b is equals to a minus b divided by m1 into a, m1 into a. इसको अगर सजा के लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर बीटा इंटू बी is equals to negative of a minus b divided by m2 into b. Now equating these two equations, just because the LHS is equal to RHS को equate कर सकते हैं, therefore a minus b divided by m1 into a is equals to negative of a minus b divided by m2 into b, which says a by b equals to negative of m2 by m. a by b is actually equals to negative of m2 by m. यहां से हमें क्या पता चल रहा है भाई लोग, यहां से हमें क्या पता चल रहा है, therefore we know amplitude of the masses is inversely proportional with the amplitude is inversely proportional with their mass. देख a का amplitude the smaller mass, उसका mass के साथ m1 के साथ proportionally inversely. This is the amplitude of the larger mass, उसका mass ऊपर है, तो definitely a by b equal to this. I can say this indicates that the two atoms move in opposite direction, just because negative है तो इसका amplitude और इसका amplitude का direction opposite है, तो we can say this indicates that the two atoms move in opposite directions. The two atoms move in opposite directions. The two atoms moves in opposite directions, and their amplitudes are inversely proportional to their masses, and their amplitudes are inversely proportional to their masses, so that the center of mass of the unit cell remains unchanged. So that the center of mass of the unit cell remains unchanged. अच्छा, that means अगर ये बड़ा वाला एटम है, ये छोटा वाला एटम है, तो डेफिनेटली इसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा. बेसिकली सेंटर ऑफ मास इसके साथ है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा मतलब, और इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा मतलब डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास, अगर ये थोड़ा सा इधर सरका है और ये ज्यादा इधर सरका, तो सेंटर ऑफ मास अभी भी यहाँ पे ही है. तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास विल बी रिमेनिंग इन द सेम पोजीशन एज दे वाइब्रेट. ठीक है, सो दे वाइब्रेट एज अ यूनिट. नाउ व्हाट विल हैपन फॉर द सेकंड केस when k tends to pi by a? So second case is in optical mode, what happens when k tending to plus minus pi by a? I can very well assume then cos k by 2 would become equals to 0. अच्छा, cos k by 2 is 0. That means what will happen to this equation and this equation? ये अगर 0 है तो ये equation बन जाएगा 2 beta minus m1 omega square equal to 0. I can very well write 2 beta
माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू 0। एंड इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, ये वाला तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये वाला रह जाएगा 2 बीटा माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल B इक्वल टू 0। 2 बीटा माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल B इज इक्वल टू 0। और एक बात कह दूं, हम लोग k इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई a की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें बता देना चाहिए कि ओमेगा प्लस एट k इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई a बिकम्स इक्वल टू ऑप्टिकल ब्रांच का पाई बाई a पे वैल्यू क्या होता है बेटा? पाई बाई a पे वैल्यू होता है तुम्हारा रूट ओवर ऑफ 2 बीटा बाई m1, रूट ओवर ऑफ 2 बीटा बाई m1। तो इसी वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो ओमेगा स्क्वायर को लिख दो 2 बीटा बाई m1, तो ये आ जाएगा 2 बीटा माइनस m1 इंटू 2 बीटा बाई m1 इंटू a इक्वल टू 0। 2 बीटा माइनस m1 इंटू 2 बीटा बाई m1 इंटू a इक्वल टू 0। यहां से लिख सकता हूं 2 बीटा माइनस m2 इंटू 2 बीटा बाई m1 इंटू b is equal to 0। अच्छा, just because I can see that this thing is 0, 2 बीटा माइनस 2 बीटा is 0, तो a 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं ले रहा हूं a 0 नहीं, a is not equal to 0। बट यहाँ पे देखो m2 by m1, यहाँ पे 2 बीटा है, यहाँ पे 2 बीटा है। अगर m2 by m1 1 होता, m2 by m1 अगर m1 equals to m2 होता तो ही काट सकते थे, 2 बीटा माइनस 2 बीटा को 0 कर सकते थे। बट दिस टर्म इज सिंपली नॉन जीरो बिकॉज m1 is not equals to m2। तो क्या 0 होना चाहिए? b 0 होना चाहिए। दैट इंप्लाइज b equal to 0। तो हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं बेटा? हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर हम लोग ऑप्टिकल मोड की बात कर रहे हैं, इन दी ऑप्टिकल मोड एट द फर्स्ट बिलो जोन बाउंड्रीज कैपिटल B जो कि है एम्पलीट्यूड ऑफ द लार्जर मास, वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब कैपिटल जो तुम्हारे जो लार्जर मास है वो रेस्ट पे है। देयरफॉर वी कैन से इन ऑप्टिकल मोड, देयरफॉर in optical mode at the first Brillouin zone boundary, at the first Brillouin zone boundary, in the optical mode at the first Brillouin zone boundary, the larger mass, that means m2, the larger masses are at rest। तो फर्स्ट बिलोसन बाउंड्री पे जो लार्जर मासेस हैं वो सारे रेस्ट पे रहेंगे। द लार्जर एटम्स, द लार्जर एटम्स आर एट रेस्ट, ये हम बोल सकते हैं। अब एक्वस ऑप्टिकल हो गया, अब एक्वस्टिक ब्रांच में जा सकते हैं। आ जाओ एक्वस्टिक ब्रांच की बात करते हैं, आ जाओ एक्वस्टिक ब्रांच की बात करते हैं, फिर इसको वो कर देंगे एक्वस्टिक ब्रांच। यहां पे क्या होता है सर? पहले वाले केस को लेते हैं, जो केस है तुम्हारा द फर्स्ट केस इज k टेंडिंग टू 0। एक्वस्टिक ब्रांच में अगर मैं पहली बात कहूं कि k टेंडिंग टू 0 तो क्या आ जाएगा बता सकते हो? एक्वस्टिक ब्रांच में अगर k टेंडिंग टू 0 है तो cos k/2 को लिख सकते हैं, cos k/2 को आइए तुम लिख सकते हो 1, या तुम लिख सकते हो इसको अगर चाहो तो इसको 1 ना लिखे 1 माइनस k स्क्वायर इसका 4 भी लिख सकते हो, बट जो भी कर तुम्हारा आंसर सेम है। ठीक है, तो k टेंडिंग टू 0 पे तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, लाइक इफ k टेंडिंग टू 0 आई एम टेकिंग cos, यहाँ पे हम लोग इसको ले रहे हैं, यहाँ पे क्या लिया था? इसको 1 लिया था, when k tending to 0 I have taken this thing is equals to 1। चलो ठीक है, k equal to 0 पे इसको 1 लेते हैं। पहले 1 लेके दिखाता हूँ, सेम ही आएगा। अगर 1 ले रहे हैं तो पहला वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा? ये फर्स्ट वाला इक्वेशन, इसको 1 लूंगा तो 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर इनटू a,
2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर इंटू a माइनस 2 बीटा b, 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर इंटू a minus 2 beta b would be equals to what? A minus 2 beta b would be equal to 0. Similarly, the next line would give you cos k अगर 1 है तो minus 2 beta a हो जाएगा, 2 beta minus m2 ओमेगा स्क्वायर इंटू b, m2 ओमेगा स्क्वायर इंटू b minus 2 beta a equal to 0. Now we know that in acoustic mode omega minus at k tending to 0 is actually equal to 0. तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 बीटा a माइनस 2 बीटा b इक्वल टू 0. यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 बीटा b माइनस 2 बीटा a इक्वल टू 0. तो यहां से इधर लेके आके हम बता सकते हैं कि a बाई बी इज इक्वल टू +1. यहां से भी बता सकते हैं दैट a बाई बी इक्वल टू +1. दैट्स ऑल आई कैन से. तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड सेम है. आई कैन से एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू सेम. आई कैन से एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू सेम. तो ये चीज यहां से आ गया. दूसरी एक बात कर सकता हूं, एक डिफरेंट मेथड, अनदर मेथड, दूसरा एक मेथड में दिखाई देता हूं यहाँ पे. अगर मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा सिनेरियोज है कि तुम बोलोगे that when k tending to 0 तो cos ka by 2 को लिखेंगे 1 minus theta square by 2 factorial. cos theta को लिखेंगे 1 minus theta square by 2 factorial, मतलब 1 minus k square a square by 4 divided by 2, तो k square a square by 8. तब भी बनेगा, तब भी बनेगा. तब पहला वाला इक्वेशन क्या आ रहा है तुम्हारा, बताना बेटा. 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर इंटू a minus 2 beta cos k into a divided by 2 into b equal to 0. That implies 2 beta into a minus m1 omega square into a, यहाँ पे minus 2 beta cos 2 बीटा इंटू बी, यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 माइनस के स्क्वायर बाई 8, 1 माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 0. जिसको थोड़ा और सजा के लिख सकता हूँ, नेगेटिव ऑफ m1 ओमेगा स्क्वायर इंटू a इज 2 बीटा b 1 minus k square by 8 minus 2 beta a. ये आ जाएगा. ये क्या पहला वाला इक्वेशन, उससे ये कंफ्यूजन है. दूसरा वाला इक्वेशन क्या था हमारे पास, सर जी देखिए दूसरा वाला इक्वेशन था -2 बीटा cos k by 2 -2 बीटा. अरे बाबा दो ही इक्वेशन के साथ तो खेल रहे हैं. ये है पहला इक्वेशन, ये हर एक जगह पे ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन पे तो सारे वैल्यू पुट करके देख रहे हैं. ऑप्टिकल ब्रांच में वही किया, k इक्वल टू 0 पे k इक्वल टू +1 से पे. सिमिलरली एक्वास्टिक ब्रांच में वही कर. तो -2 बीटा cos k by 2 into a plus 2 बीटा minus m2 ओमेगा स्क्वायर into b is equal to 0. अब बताओ यहाँ पे cos k by 2 अगर मैं 1 minus k square by 8 लिखता हूँ तो इसको मैं डायरेक्टली सजा के लिख सकता हूँ कि नेगेटिव ऑफ m2 ओमेगा स्क्वायर into b
is 2 beta A 1 minus k square by 8 minus 2 beta B. This thing I can write. अब अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को तुम ऐड कर देते हो, सपोज दिस इक्वेशन नंबर 1, this is equation number 1, suppose this is equation number 2, तो 1 और 2 को ऐड करके क्या मिलेगा? एडिंग 1 एंड 2 हमें क्या मिल जाएगा बेटा? माइनस ओमेगा स्क्वायर m1 into a plus m2 into b, that is actually equals to negative of 2 beta b k square divided by 8 minus 2 beta a k square by 8, जिसको थोड़ा सजा सकते हैं by writing minus ओमेगा स्क्वायर. अच्छा हैंग ऑन, तुम लोगों को पता है कि ये जो ओमेगा है ये क्या है? एक्वास्टिक मोड है ना, तो एक्वास्टिक मोड में ओमेगा का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा माइनस एट के टेंडिंग टू 0, हम लोगों ने एक वैल्यू निकाला था के इनटू ए, जो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 ही है, रूट ओवर ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 2 इनटू m1 प्लस m2. इस वैल्यू इतना छोटा है कि ये 0 के साथ इक्वल है, ये मैंने बताया था. के रूट ओवर ऑफ बीटा बाय 2 इनटू m1 प्लस m2, तो नेगेटिव ऑफ के स्क्वायर बीटा बाई 2 इंटू m1 प्लस m2, यहाँ पे आ रहा है m1a प्लस m2 इंटू b. दैट थिंग इज एक्चुअली इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड होके क्या देंगे? माइनस बीटा के स्क्वायर से 4, तो बीटा के स्क्वायर बाई 4 इंटू a प्लस b. अच्छा, माइनस बीटा के स्क्वायर माइनस बीटा के स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से 2 से इसको काटो 2 आ जाएगा, तो आई कैन राइट m1 into a plus m2 into b divided by m1 plus m2 is equal to a plus b by 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, करके सिंप्लीफाई करो, तुम्हारे पास आ जाएंगे m1 into a plus m2 into b, m1 into a plus m2 into b is equal to m1 into b plus m2 into a. और ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाइड हो सकता है जब a इक्वल टू b हो जाए. That implies this equation is only satisfied जब a equal to b, that implies a by b equal to plus 1. तो सेम कंक्लूजन आया है, यहाँ पे भी हमारा a by b plus 1 आया था, यहाँ पे भी हमारा a by b plus 1 आया. तो सेम कंक्लूजन, इससे क्या ले सकते हैं? This implies that two atoms of different masses moving the same direction this implies that two atoms of same masses move along the same direction, move along the same direction. Two atoms of different masses, not same masses. एक का मास m1, एक का मास m2. Different masses move along the same direction with same amplitude. Therefore, position of center of mass changes. That's all. और एक चीज बाकी रह जाता है, जो है तुम्हारा केस 2 इन योर एक्वास्टिक मोड. एक्वास्टिक मोड में केस 2, केस 1 में k इक्वल टू 0 लिया था, केस 2 में
k टेंडिंग टू प्लस माइनस पाई बाई ए। अगेन cos k बाई 2 क्या हो जाएगा? 0, ये पाई बाई ए हुआ। तो पहला वाला इक्वेशन था हमारा 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर इनटू a। इसके नेक्स्ट वाले टर्म में cos k बाई 2 तो वो 0 हो जाएगा, दिस थिंग इज इक्वल टू 0। सेकंड वाला इक्वेशन था हमारा 2 बीटा माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर इनटू b शुड बी इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि ओमेगा प्लस का वैल्यू एट k टेंडिंग टू और इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई a पे क्या होता है? ओमेगा प्लस नहीं, ये ओमेगा माइनस होगा, ये क्योंकि एक्रोस्टिक ब्रांच। इसका वैल्यू होता है रूट ओवर ऑफ 2 बीटा बाई m2। तो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। ओमेगा माइनस एट के इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई ए पे अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा बन जाता है रूट ओवर ऑफ 2 बीटा बाई m2। तो यहाँ पे पहला वाला तुम्हारा आ जाएगा 2 बीटा माइनस m1 2 बीटा बाई m2 इंटू a इक्वल टू 0। दूसरा वाला 2 बीटा माइनस m2 2 बीटा बाई m2 into b equal to 0। this one is non-zero तो b has to be equal to 0। this term is non-zero तो b 0 होना चाहिए। ये टर्म खुद 0 है तो a 0 भी हो सकता है, non-zero भी हो सकता है, हम लोग non-zero ले लें। that means I can write therefore I can write in acoustic mode at first Brillouin boundary in acoustic mode at first Brillouin boundary the smaller atoms that is m1 are at rest on b 0 हुआ है ना, b is the amplitude of the hang on, this is the acoustic mode right? ओके ऊपर में m1 है नीचे m2 तो ये 0 नहीं है तो a 0 होना चाहिए। सॉरी a 0 b नॉट इक्वल टू 0। a 0 होगा b नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि दिस थिंग ये तो 0 है ही, ये 0 है तो ये वाला 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट ये वाला नॉन 0 क्योंकि यहाँ पे m1 है यहाँ पे m2 है, कटेगा नहीं। तो दिस टर्म इज नॉन 0 तो a शुड बी 0। यस द स्मॉलर एटम्स तो a 0 है मतलब a क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ द स्मॉलर एटम्स तो आर एट रेस्ट ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, तो एक अगर टेबल बना दूं मैं यहाँ पे एकदम फटाक से तो acoustic mode optical mode k tending to 0 k tending to plus minus pi by a क्या होगा? acoustic mode जब k tending to 0 या plus minus pi by a है तो k tending to 0 के लिए a by b equal to plus 1। यहाँ पे a by b is equals to negative of m2 by m1 negative of m2 by m1 ये प्लस 1 आना चाहिए। दिस इज प्लस 1। यहाँ पे तुम्हारा जो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट इज स्मॉलर एटम m1 आर एट रेस्ट smaller atoms m1 are at rest। यहाँ पे larger atoms
that is aim to our interest. That's all. हो गया? आज के लिए मैं क्लास यहाँ तक ही रखता हूँ. थैंक यू वेरी मच. अगर कोई बच्चा चाहे कि मेरे इस पीडीएफ उनके लिए हेल्पफुल होगा तो दे कैन डेफिनेटली गो टू माय टेलीग्राम चैनल सौरव सर टेस्ट बुक बोल के, वहां पे जाओ, वहां पे जाके देखो. यू कैन गेट दिस पीडीएफ ओवर देयर. सिर्फ यही नहीं, हर एक दिन की क्लास का लिंक भी वहां पे अपलोड किया जाता है. So you can see the class later on. Apart from this, I would like to tell you people that the students who are thinking of joining textbook super coaching for this June session of CSIR NET, उनके लिए मैं बता दूं थोड़ा सा. They can go to Google Chrome और Google Chrome में जाके लिखना टेक्स्ट बुक CSIR NET सुपर कोचिंग या CSIR NET सुपर कोचिंग. जैसे लिखोगे तो पहला वाला जो हाइपरलिंक आएगा उस पर क्लिक कर देना. थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाना, थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाना. जैसे स्क्रॉल करके ऊपर जाओगे यहाँ पे दिखेगा CSIR NET सब JRF अचीवर्स बैच फिजिकल साइंस जून 2024. क्लिक कर देना. जैसे क्लिक करोगे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, क्लिक करना. देखना कोर्स का प्राइस दिखाएगा 26,999, बट जैसे ही तुम प्रोमो कोड यूज करोगे मेरा नाम SOURAV, तो दैट प्राइस विल बी रिड्यूस्ड टू 9,999. आई थिंक दिस इज द लोएस्ट प्राइस व्हिच इज पॉसिबल. तो जैसे ही प्रोसेस टू पेमेंट करोगे प्रोमो कोड का ऑप्शन आ जाएगा, मेरा नाम लिख देना SOURAV. सो दिस कोर्स विल बी अवेलेबल टू एट अ प्राइस ऑफ 9,999. ठीक है. बाकी प्रिपरेशन करते रहो. अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू वेरी मच. कल फिर से मिलते हैं. बाय बाय.